बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की T20 सीरीज़ खेली गई। हमने देखा कि ये पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान ने इस सीरीज़ अपने नाम की और पहली दफ़ा किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान को शिकस्त भी दी। इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर राना रिजवानुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे? ठीक ठाक है। हमारे साथ स्टूडियो में बकर भी मौजूद है। जी राना भाई, पहले तो ये बताइए, आपको न्यू असाइनमेंट जो मिली एज ए बॉलिंग कोच, ये क्या आपने उनको सिखा दिया कि उन्होंने हमें फैंटी लगा दी? नहीं, देखिए जी, सबसे पहले तो मेरे लिए ऑनर की बात है एज ए पाकिस्तानी जी, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अफगानिस्तान ने इस काबिल समझा कि हमें जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उनके अंदर एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट की जॉब ऑफर की और मैंने उसको फौरन कबूल किया, क्योंकि जो हमें हुनर आता है हम चाहते हैं कि जी ये इसको ट्रांसफर किया जाए, तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, डेफिनेटली इसको करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। बाकी सिखाने की बात यह है कि बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं अफगानी, जितने भी अफगानिस्तान के हमारे साथ कैंप लगा था, तो एग्रेशन बहुत है इनके अंदर और सीखने का जो है वो जज्बा बहुत ज्यादा है। हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, खेल रहे हैं, अगर उनको ना भी बताएं तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जितनी भी बातें मैंने उनसे की, जैसे स्लोअर वन है, यॉर्कर्स हैं, कटर्स हैं, मिक्स अप है और ऐसी चीजों के ऊपर हम लोगों ने कैंप में काम किया और वो आपने देखा कि माशाल्लाह उसके ऊपर उन्होंने काफी विकेटें भी ली हैं और डिफरेंट नजर आए हैं बॉलर, जितने भी अफगानिस्तानी फास्ट बॉलर। अच्छा, स्पिनर तो हमेशा हम जानते हैं कि राशिद और मुजीब मिस्ट्री स्पिनर हैं और जो उनकी यूनिकनेस है वो सब जानते हैं, बट फास्ट बॉलिंग के अंदर जिस तरह आपने बताया उन्होंने कंडीशन को बड़ा अच्छा यूज़ किया। हम जानते हैं कि ये भी उनकी होम ग्राउंड के तौर पे भी यूज़ होती है यूएई, और ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली शारजा में वो बहुत खेले हैं। ऐसा एडिशनल क्या किया? ख़ास तौर पे अगर हम देखें उनके जो पेस अटैक थे न्यू बॉल के साथ, वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की। फजल हक की बात करें, फ़ारूकी की तो PSL में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी, बट अभी इस कंडीशन को जितना खूबसूरत उसने यूटिलाइज़ किया वो शायद किसी ने नहीं किया। तो इस लिहाज से क्या चीज़ें आपने डिफरेंट उनको बताई जो उन्होंने अडॉप्ट की? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की कि उनका जो होम ग्राउंड है या होम जो जगह है वो दुबई, शारजा और अबू धाबी है। ये तीनों जगह पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं ऑलरेडी 2-3 साल से। तो देखें, फजल फारूकी की बात कर रहे हैं, वो PSL में भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग करके गया है, वहां पे भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सिर्फ उनको एज ये था कि उन्होंने 10 से 15 दिन वहां पे कैंप भी लगाया, जिसकी वजह से उनको कंडीशंस ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर ली उन्होंने, और क्योंकि वो खेल रहे थे। और पाकिस्तानी टीम को मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये कि एक दिन मिला प्रैक्टिस के लिए और अगले दिन मैच था, और बदकिस्मती और ऊपर से ये थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली पहले दोनों मैच दोनों मैचों में ऐसे ही। तो ये चीजें जो है ना, सारी चीजें देखी जाती हैं क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान यहाँ पे बदकिस्मत इसलिए हाथ से भी रहा है कि दोनों टॉस पहले हार गए और बैटिंग करनी पड़ी, क्योंकि वो शारजा की विकेट ऐसी है कि आपको सेकंड टाइम आप देखें तो बहुत जबरदस्त बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा है, स्पिन भी कम होता था। तो ये भी थोड़ा सा एज था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को। बाकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त की है इन्होंने, नए बॉल से भी, पुराने में भी, मिडल में भी। और स्पिनर, आपने स्पिनर्स की बात की, स्पिनर ऑलरेडी उनके पास बहुत जबरदस्त, राशिद खान है, नजीब है और नबी जो मोस्ट एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत अच्छी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो मैं समझ रहा हूँ ऑल अबाउट टीम वर्क है और जो चीजें उनको पता है कि जो चीजें हम नहीं कर रहे थे काफी अच्छे से वो उन्होंने अप्लाई की हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और बड़े सालों के बाद कोई किसी भी फॉर्मेट में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से जीता है, पहली दफा बल्कि गालबन जीता। अच्छा, एक यूनिक चीज ये नजर आई कि हमें उनका एग्रेशन बड़ा नजर आता था और हमें नजर आता था प्लेयर और स्पेक्टेटर के अंदर भी एक एक्स्ट्रा किस्म के वाइब्रेंट हो जाते थे। वो एक अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि इस दफ़ा उन्होंने सेलिब्रेशन भी बड़ी कंट्रोल्ड की, एग्रेशन बड़ा लिमिटेड था, जो कि एक टेस्ट क्रिकेट या ODI के अंदर हम देखते हैं। T20 के अंदर भी हम उसी को बात करते हैं, बट फास्ट बॉलर की, आप भी फास्ट बॉलर है, एग्रेशन होना भी चाहिए। बट वो जो एक बड़ी फाइन लाइन है आपको जो कैटेगराइज करती है मिसबिहेव करने के अंदर या उसके अंदर आप एग्रेशन के अंदर, वो बड़ी फाइन लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से आपकी कोई डिस्कशन हुई प्लेयर्स के साथ जो हमें नजर आया, डिफरेंस नजर आया? जी बिल्कुल, काबुल में जब कैंप लगा था तो हमने इसके ऊपर भी, मैंने और ईमान फरर दोनों ने लेक्चर भी दिया था 5-5, 7-7 मिनट का, कि एग्रेशन दो किस्म का होता है। एक एग्रेशन होता है कि आप जो अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हो वो एक डिफरेंट साइन होता है, और एक आप थोड़ी दूसरे तरीके का एग्रेशन शो कर रहे होते जो कि अच्छा नहीं लगता
चाहे आपने विकेट तो ले ली है, आउट भी कर लिया या रन्स भी कर लिए, तो वो एक चीज अलग एग्रेशन है, उसका एक और सिस्टम है। लेकिन एक एग्रेशन ऐसा है कि जिसमें वो थोड़ी सी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि आपको बड़े ऑकवर्ड से नजर आते हैं, पूरी दुनिया में आपको देख रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हमने लेक्चर दिया था और वो बड़ा कामयाब हुआ कि बच्चे बड़े जबरदस्त। और हमने कहा कि पाकिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम है कि किसी को भी हरा सकती है, और आप लोग उसको तब जीतोगे जब आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखोगे और अपने नर्व को कंट्रोल रखोगे, तो आप जीत सकते हो। तो वो ऐसा है कि एक लेक्चर डेफिनेटली हम लोगों ने दिया था उनको, तो वो आपको नजर भी आया होगा कि सीरीज में किसी मतलब ऐसे खेल रहे थे जैसे फ्रेंडली, मतलब क्योंकि काफी अर्से से इकट्ठे खेल रहे हैं ऐसा लग रहा था। और पीछे पास में चले जाएं तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप में, एशिया कप में बहुत ज्यादा, हाँ वो बहुत ज्यादा मसाइल उसकी वजह से भी, और जो ACB है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके जो अपने ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया और हम लोगों ने इकट्ठे इस पे लेक्चर भी दिया और उसका फायदा भी हुआ। ताकि देखिए हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर जो टीम अच्छा खेलती है वो जीत जाती है उस दिन। तो यही हुआ, अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त खेली थ्रू आउट द सीरीज, दोनों मैच पहले वाले बहुत जबरदस्त खेले उन्होंने, अच्छा चेस किया। तो मैं क्रेडिट देता हूँ कि टीम मैनेजमेंट और जो लड़के हैं खेलने वाले, उन्होंने बड़ा जबरदस्त अपने आप को शो ऑफ किया। अच्छा नवीद भाई, हमने देखा कि पाकिस्तान ने तकरीबन पिछले T20 सीरीज़ के निस्बत 8 से 9 तब्दीलियाँ भी की, 5 प्लेयर नए ऐड किए। लेकिन अगर स्पेसिफिकली एहसान उल्लाह की बात की जाए, जिस किस्म की उसने बॉलिंग की है, उसको आप कहाँ पर रेट करते हैं? और आपके हवाले से जाना जाता था कि बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन करते थे, लेकिन एहसान उल्लाह के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ लैग करती हुई दिखाई दे रही है। और ये कल राशिद खान ने उनको जज करके एक छक्का भी मारा मिड विकेट की तरफ। तो कैसा देख रहे हैं एहसान उल्लाह का फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये बात की कि 6 से 7 लड़के नए लेके गए, बहुत अच्छा साइन था, क्योंकि इन्होंने PSL में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनको वो फौरन मौका मिल गया। ये भी एक चीज थी क्योंकि पाकिस्तानी टीम के साथ। और दूसरा ये एहसान उल्लाह की आपने बात की, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव, बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलर है। वो जैसे जैसे क्रिकेट खेलेगा और पॉलिश होगा, और जितने उनके ऊपर कोच काम करने वाले हैं, आई थिंक वो वेरिएशन सीख जाए तो वो अच्छा बन सकता है, बेस्ट बन सकता है वर्ल्ड में, और कम्पीट कर सकता है किसी भी बॉलर को। और मैं यहाँ पे सलमान खान की भी बात करूंगा, जिसने नए बॉल से और पुराने बॉल से जबरदस्त बॉलिंग की, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक एडिशन है। जबरदस्त बॉलर हैं इस सीरीज से, चाहे हम जीते नहीं लेकिन हमें 2 फास्ट बॉलर अच्छे मिल गए हैं। साहिम अयूब ने जो कल वाली इनिंग्स खेली, बहुत जबरदस्त 49 रन बनाए, नजर आया कि कोई यंग है बच्चा और टैलेंटेड है। गो के पहले मैचों में नहीं परफॉर्म कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली। तो इससे हमें जो 3 या 4 प्लेयर ऐसे मिल गए हैं जो बैकअप पे हैं पाकिस्तान, और आगे हमारी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, तो डेफिनेटली वो पुराने प्लेयर। अच्छा नवीद भाई, नसीम शाह थोड़े ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। PSL के अंदर भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, और अब इस सीरीज़ के अंदर भी जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी एज अ सीनियर प्लेयर, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या समझते हैं कहाँ पर लैक कर रहे हैं नसीम शाह? आई थिंक मेरी एज ए ब्रदर नसीम शाह को मैंने ऑब्जर्व किया, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए इस सीरीज में भी और PSL में, क्योंकि आपको पता है नसीम अपना शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की वजह से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे हमारी टीम में, और इन्होंने 1-2 मैच भी हमें जितवाए, तो उस वजह से थोड़ा सा आ जाता है। अच्छा बच्चा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्राउडली है या इस तरह का है, लेकिन मेरी असेसमेंट है या मैंने जो उसको देखा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे, उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। गुड बॉलर हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर डाउन टू अर्थ रहें, और मेरा मशवरा यही है कि सिंपल चीजों के ऊपर कंसंट्रेशन करें, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन। अच्छा नवीद भाई, उसमें फास्ट बॉलिंग की चले पहले बात कर लेते हैं। हमने देखा कि शाहीन शाह भी इंजरी के बाद वापस आए, PSL के अंदर भी उनका जो पेस है वो कुछ नॉच ड्रॉप कर गया है। 140 प्लस करते थे, 130 या 135 से भी बिलो ही रहा उनका। और एक बैट्समैन के लिए जब 5, 7 या 10 का पेस नीचे आ जाता है तो आपको पता है हिटिंग बड़ी आसान हो जाती है। इसी तरह हारिस रऊफ की भी मैं बात करना चाहूँगा। हसन अली भी इंजरी के बाद रिकवर नहीं कर पाए, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। जो उनकी एक रिकग्निशन थी मिडिल ओवर में आके विकेट लेना, वो नहीं ले पा रहे, पेस भी ड्रॉप कर गया। हारिस रऊफ को भी हमने देखा कि PSL में बहुत रन्स हुए। तो ये हमारे जो लड़के हैं खेलते भी ज़्यादातर T20 हैं, टेस्ट क्रिकेट तो ऐसा खेलते ही कोई नहीं है, फिर भी ये इंजरीज का सामना और इनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और ये मेरा ख्याल है ये जो 2 लड़कों का नाम हम ले रहे हैं, एहसान उल्लाह की ज़मान, ये इनको रिप्लेस करने के लिए भी तैयार है। तो ये कैसे देखते हैं ओवरऑल कंपटीशन को और इंजरीज को कैसे देखते हैं? देखिए ज़हीर भाई, जैसे आपने अभी बात की शाहीन शाह अफरीदी की और हसन अली की,
क्योंकि इनको दोनों को इंजरी ऐसी हुई जो है शाइन उसको घुटने की इंजरी थी, वो बड़ी मुश्किल से रिकवर हुआ है और बड़ी मेजर इंजरी थी। मैं समझता हूँ कि उसकी बहादुरी है और अल्लाह ताला की उसके ऊपर ब्लेसिंग है कि वो वापस आया क्रिकेट में। हसन अली को बैक प्रॉब्लम थी और उसको उसके बाद वो भी अपने वो उस कलर में नहीं वापस आ रहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की पेस जो है वो कम हो गई है और उसकी वजह एक तो इंजरी है, एक वजह और भी है कि वो बैटिंग में ज्यादा दिलचस्पी लेने लग पड़ा है और आपको पता है कि वो तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करने भी आ गया था पीएसएल में। तो जब आपका जो अपन रोल है उसको जब आप डिफाइन करना शुरू हो जाते हैं ना दोनों जगह पे, तो वो फिर कहीं ना कहीं आप लैक करना शुरू हो जाते हैं कि जो आपकी पहले वाली चीज होती है वो वापस लाने के लिए बड़ा मुश्किल। बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं और वो वापस आके अपना लोहा मनवाते हैं। तो बहुत अच्छा साइन है कि वो बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन उसको पहले अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वो एज ए बॉलर खेल रहा है और नो डाउट उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और उसने पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए और नए बॉल से वाहिद बॉलर है पाकिस्तान को जो विकेट लेके देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको टाइम लगेगा और थोड़ा ज्यादा और हार्ड वर्क करेंगे, वापस आ जाएंगे। बाकी अभी तीसरे बॉलर की आप बात करें हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पेस जरूर है, लेकिन वो जब उसको 2-3 मैचों में विकेटें नहीं मिलती तो वो फिर ज्यादा और तेज करने की कोशिश करता है, उसमें फिर उसको मार पड़ती है। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर से वो 3-4 साल से खेल रहे हैं, उनके पास आकिब भाई हैं और भी फास्ट बॉलर हैं जो बताने वाले होंगे। तो मेरी राय यही है उसके लिए कि वो वापस अपने पहले रिदम में आए, उसके बाद विकेटें खुद मिलती हैं। T20 में अगर आप विकेटें लेने जाओगे तो आपको मार पड़ेगी। जब तक आप बॉल आप सरवाइव नहीं करोगे, जैसे आप डॉट बॉल नहीं, जितने ज्यादा डॉट बॉल करेंगे उतना आपका फायदा है। एज ए फास्ट बॉलर अगर आपको और उनको बॉलिंग भी बड़े आइडियल जगह पे मिलती है, या तो सर्कल खत्म हुआ होता तो या डेप्थ में बॉलिंग मिलती है या मिडल में। तो मैं समझता हूं उनके लिए बड़ा आसान रोल है, वो आराम से अपने 4 ओवर में 20-25 रन दें, 2-3 आउट आराम से कर सकते हैं, जैसा उनके पास पेस है और जैसी उनके पास वेरिएशन है। तो अच्छा, मेरा मशवरा को यही है। जी। अच्छा, उसमें हम थोड़ी सी बात जैसे फास्ट बॉलिंग की थोड़ी सी हम बैटिंग के हवाले से भी करना चाहेंगे। जिस तरह हमने बाबर और रिजवान की शानदार परफॉर्मेंसेस की बात की, कहीं ना कहीं बात होती थी कि यंगस्टर को चांस नहीं दिया जाता और यंगस्टर को खिलाना चाहिए और यंगस्टर ने पीएसएल में समहाउ इसको प्रूव भी किया। बट हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का जब स्टार लगता है आपको, उसका प्रेशर डिफरेंट हो जाता है और वो हमें नज़र भी आया। कई बच्चे जब आयाल दो के वो एक्सेप्ट के वो एडमिट भी करते हैं कि कंडीशन भी बहुत मुश्किल थी, वो दोनों साइड ने कैप्टन ने इसका एतराफ़ भी किया। तो कैसे देखते हैं साइम अयूब, हमें बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आए, हारिस हमें नज़र आता है सिर्फ एग्रेशन की तरफ जाते हैं, कंट्रोल्ड एग्रेशन की जो बात करते हैं वो नज़र नहीं आती, गेम प्लान नहीं करते अपने आप को, और जो एक मेथोडोलॉजी बात करते थे कि आपने तेज़ खेलना है, एंकर करना है इनिंग को लेकिन तेज़ भी खेलना है, ये लड़के उसको रॉन्ग करने प्रूव करने आए थे। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन्होंने जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था फिर दोबारा उसको इंडोर्स कर दिया कि नहीं वही ठीक था मेथड। तो इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए ज़हीर भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज किया है। मैं कोई 1 हफ्ता पहले, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का एक मैच हुआ जिसमें 20 ओवर में 259 रन चेज हुए, यस, और वो 18 कुछ ओवर में चेज भी हो गया 7 बॉल पहले, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन वो आपने अभी बाबर आजम की और रिजवान की बात की है। स्ट्राइक रेट हम लोग सब सीखते हैं, चैनल पे बैठ के बोलते भी एज ए क्रिकेटर कि स्ट्राइक रेट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने जो T20 प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट देखा है बहुत कम है। कोई 100 में से 2 बंदे होंगे जिनका 150 से ऊपर होगा, अदरवाइज सबका 125, 130, 140, 145 है स्ट्राइक रेट जो T20 में। तो हम लोग बाबर आजम को और रिजवान को जब डिग्रेड करते हैं कि जी ये स्लो नहीं खेलते, हाँ बिल्कुल सही, कुछ ऐसी जगह थी जहां पे बहुत अच्छी पिचें थी तो उन्होंने सेम उसी अपनी रिदम में खेला जैसे वो दूसरी पिचों पे खेलते थे। तो उस पे जहां मौका मिले, अच्छा पिच हो, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे तेज खेलना चाहिए। तो उनका बिल्कुल उनके ऊपर सवालिया निशान उठाए गए। फिर उनको हमने भी सबने क्रिटिसाइज किया कि नए लड़कों को चांस देना चाहिए। शारजा की विकेट और कंडीशन बहुत मुश्किल थी वहां पे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हमारे साइम अयूब या जितने भी हमारे 2 यंगस्टर फास्ट बॉलर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो एटलीस्ट हमें ये हुआ है कि हमें 3-4 प्लेयर वहां से मिल गए। तो दूसरा ये कि बस ये अगर T20 का फॉर्मेट है, मेरा ख्याल उनको वापस आना चाहिए और अपने स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा और बेहतर करें। या मेरा ख्याल है बहुत कम चांसेस हुए हैं कि हम लोग मैच जीते हैं जब बाबर आजम ने स्कोर किए या रिजवान ने किए। नीचे से हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलता था, एंड पे नीचे से बैटिंग नहीं चलती थी, तो कभी ऊपर से फ्लॉप हो जाते थे। तो इस तरह ये चीजें जो है इनको हमें गैप अप खत्म करना पड़ेगा और
अच्छे तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में बड़े ऑफ कलर दिखाई दिए इस सीरीज के अंदर आजम खान, हालांकि बैक टू बैक लीग्स के अंदर परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, कैरेबियन, फिर बांग्लादेश, फिर PSL के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दी। क्या लगता है आपको, क्या इन्होंने अपने आप को सिर्फ लीग क्रिकेट तक महदूद कर लिया? क्योंकि हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कीपिंग भी उस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था आजम खान से, और फिर बैटिंग में तो वो फ्लॉप हुए ही। देखिए जी, उन्होंने नो डाउट कि लीग क्रिकेट में श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी आके PSL में बड़ा परफॉर्म किया। नो डाउट ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट देखिए कीपिंग उन्होंने मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत गंदी की। 2 कैचेस ड्रॉप किए, एक स्टंप भी छोड़ा, उसके बाद बैटिंग में भी फेल हुए। तो ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से आजम बहुत ज्यादा रिलैक्स थे जब, क्योंकि उनको पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। मैंने रन्स किए हैं, मैं 2-3 मैच जितवाए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो उसको पता था उसका नाम आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा रिलैक्स था। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो लीग क्रिकेट में इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है और ज्यादा प्रेशर होता है यहाँ पे। तो या तो वो प्रेशर ज्यादा ले गए या बिल्कुल रिलैक्स थे, ये दोनों वजह हो सकती हैं। नहीं भाई, उसमें ये जो बेसिक फंडामेंटल की बात की जाते हैं, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो तो फिटनेस है ना जी, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए तो है ही है, बाकी भी हर स्पोर्ट्स के लिए। आपको लगता नहीं है कि आजम खान के लिए जहाँ पूरी दुनिया का प्लेटफॉर्म ओपन है, स्टेज सामने है, वो पहला लेटर तो चढ़े, वो पहली चीज तो स्टेप को करे, जैसे शर्जील की बात करते हैं, पहले वो उसको तो मीट करके फिर आगे जाएगा ना वो। ज़हीर भाई, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया कि फिटनेस इज ऑल अबाउट फिटनेस टेस्ट पास करे जो, या फिटनेस में अच्छा हो तो वो खेलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में थोड़ा उल्टा सिस्टम है कि थोड़ा जो परफॉर्म कर रहा चाहे वो किस तरह का भी है। हालांकि देखें, अगर वो मोइन भाई के बेटे ना हो तो शायद उनको ना खिलाया जाए। जैसे आपके सामने शर्जील खान की मिसाल है। शर्जील खान ने बहुत परफॉर्म किया, लेकिन उनको फिर साइड ऑन कर दिया गया कि कोई और उसकी जगह या वो किसी की जगह ना ले ले, तो उसको भी फिटनेस का कह के एक साइड पे कर दिया गया। इस साल उसको इतना मौका नहीं मिला जी। तो आजम आई थिंक लकी है कि परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन फिटनेस का डेफिनेटली इशू होगा। लेकिन आप फिटनेस पे मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी शोर मचाया हो। सब यही कहते हैं कि टैलेंटेड है और रन्स करता है, बस उसको ये देखे, फ्लेक्सिबल है, तो वो एक्सपोज हो ही गए हैं इस सीरीज में आई थिंक शारजा की। तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे नवीद भाई करना चाहेंगे कैप्टनसी के हवाले से। बाबर पे एक और तनकीद ये भी होती थी कि ये शायद किसी ना किसी तरह कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ कैप्टनसी करते हैं, एग्रेशन नहीं है। शहीन और हमेशा शादाब को हाई रेट किया जाता था, इस हवाले से शादाब को थोड़ा ज़्यादा किया जाता था कि ये ज़रा मैच्योरिटी भी इनके अंदर है, 2 साल से वाइस कैप्टन भी हैं। आपने इनकी कैप्टनसी को कहाँ रेट किया, कैसे देखा, इनके डिसीजंस को कैसे देखा? खास तौर पे इन पे क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ, जो सेकंड लास्ट ओवर नसीम शाह से कराया गया और एहसान उल्लाह का ओवर रहता था, तो इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे यही क्वेश्चन किया गया कि आपको पता था कि वो फॉर्म में है तो क्यों ओवर नहीं दिया? ओवरऑल आपने इससे कैसे देखा इसकी कप्तानी को? देखिए, बाबर आजम आई थिंक 3 साल से कप्तानी कर रहे हैं वो सारे फॉर्मेट्स में जी। तो हम लोगों ने भी आपके चैनल पे भी बैठ के सब पे सारे क्रिकेटरों ने तनकीद की कि उसको कैप्टनसी नहीं आती, काफी चीजें हैं जो उसको सीखनी पड़ेंगी। आई थिंक अब उसने 3 साल कप्तानी कर ली, उसको कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी अभी। और जो जितनी भी PSL हमारी 3-4 हुई है उसमें भी कप्तानी कर रहे हैं। और आपने भी शादाब की और शाहीन शाह की बात की है, बिल्कुल जबरदस्त असासा है वो पाकिस्तान की। मेरे हिसाब से अगर बाबर अपनी मर्जी से चाहेंगे तो छोड़ेंगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको हटाएगा। और अब हटाना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 3 साल तो हो गए उसको करते हो, तब वर्ल्ड कप बहुत पास है। हाँ जी, और वर्ल्ड कप भी नजदीक है। अगर हम टीम में इस तरह की करेंगे, तब्दीलियां करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा वो खुद भी अंडर प्रेशर हो जाएगा। और वो परफॉर्मेंस भी जो है कर रहे हैं माशाल्लाह भी बाबर आजम बहुत जबरदस्त, तो वो ये ना हो कि वो बेचारा ज्यादा परेशान हो जाए। तो मेरे हिसाब से नो डाउट के शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत जबरदस्त कप्तानी की है लाहौर के अंदर की, और शादाब को हमेशा मैं हाई रेट करता हूँ, बहुत जबरदस्त। ज़हीन कप्तान है, तो मैं समझता हूँ कि अभी इसी तरह चलना चाहिए। और बाबर को जो उसको पता है कि जहाँ जहाँ वो गलती करता है, आई थिंक सीखता है बंदा डे बाय डे, तो मेरे हिसाब से अभी उसको चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर आपको ज़हमत देंगे। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से। जी अबू बकर, पाकिस्तान इवेंचुअली तीसरा मैच तो जीत गया। पहले 2 मैचेस के अगर हम देखें तो बिल्कुल ही एक डिसीजन हमें नज़र आया कि पहले बैटिंग करना वाइज डिसीजन नहीं था। विकेट में डबल पेस के साथ खेल रही थी, बॉल रुक रहा था, फंस रहा था, स्पिनर के लिए भी प्रॉब्लम थी, बॉल के अंदर बाइट भी ज़्यादा थी।
और उनके फास्ट बॉलर ने भी, जैसे हमने ब्रेक से पहले नवीद भाई से बात की, कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, कंडीशन को यूटिलाइज बड़ा अच्छा किया। क्या लगता है किधर बेसिक मिस्टेक हमसे हुई, विकेट रीड करने के लिहाज से, बैटर जल्दी कर गए, गलती कुछ कर गए, तेज़ खेलने के चक्कर में, क्या बेसिक रीज़न लगता है? देखिए दो तीन मुझे लगता है गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। हमने तकरीबन 8 से 9 तब्दीलियां की हैं अपनी लास्ट T20 सीरीज़ के निस्बत, और कुछ प्लेयर्स ने कमबैक किया जिनके अंदर इमाद वसीम थे, फ़हीम अशरफ थे, आज़म खान थे, और उसके अलावा 5 प्लेयर ऐसे थे जो कि डेब्यू हमने इकट्ठे उनको डेब्यू करवाया। ये कोई मजाक नहीं था, लेकिन आफ्टर ऑल थी इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन हमने ये फैसला किया कि हमने 5 प्लेयर्स को डेब्यू करवाना है और 3 प्लेयर्स का कमबैक करवाना है। तो पीछे बचता क्या, पीछे 2 से 3 प्लेयर बचते हैं। कप्तान थे शादाब खान, उनके ऊपर भी पहली दफा जिम्मेदारी थी। वो भी बड़े टाइम से खेल नहीं रहे थे T20 में, तो वो भी इंजरी के बाद टीम का हिस्सा नहीं थे, बट वो वाइस कैप्टन थे पाकिस्तान के पिछले 2-3 साल से। देखा जाए तो मुझे लगता है कि कप्तानी भी उस तरह नहीं कर पाए, उनको अपना टीम कम्बिनेशन बनाने की समझ नहीं आई। हालांकि सिर्फ 4 दिन का टूर्नामेंट था, 4 दिन के अंदर 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने थे, तो एडजस्ट नहीं हो पाए शादाब खान। दूसरे मैच के अंदर हमने देखा इमाद वसीम ओवर दिया जा रहा था, हालांकि उनको वो जाने ही जाते हैं कि पहला ओवर करेंगे या पावर प्ले के ओवर्स के अंदर विकेट लेके देंगे, और उस वक्त दोनों राइट हैंडर बैटर्स भी लगे हुए थे, गुरबाज और इब्राहिम, दोनों को ऊपर अगर कोई और शायद कप्तान होता तो इमाद वसीम से चांस लिया जाता। देखिए इमाद ने जिस पहले मैच में बॉलिंग की थी, कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि दूसरे मैच के अंदर 64 स्कोर उन्होंने विद बैट किया हुआ था और उसको 13वें ओवर में जाके लेके आए, वो बहुत कॉन्फिडेंस देखिए उनको देने की जरूरत थी वहां पर। लेकिन शादाब ने शायद ये सोचा कि उस मैच के अंदर नवाज भी खेल रहे हैं तो नवाज को पहले आजमाया जाए, 7वां ओवर नवाज को दिया गया, फिर जाकर 12वें 13वें ओवर में जाके वो, और खासतौर पे जो नसीम शाह को 19 ओवर देना, जिस तरह की आसान वाला बॉलिंग कर रहा था, मेरा ख्याल है वो भी डिसीजन उनका गलत प्रूव हुआ। अगर वो खैर कप्तान अपने हिसाब से उन्होंने प्रेस लग ऐसा रहा था कि शायद प्लेयर्स को चांस दिया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि आपको अगर 13वां ओवर मिलेगा या आपको दूसरा ओवर मिलेगा तो आप कैसी बॉलिंग करोगे। आफ्टर ऑल हमने शायद जीत की तरफ कम तवज्जो रखी है, और पहले 2 मैचेस के अंदर टॉस जीत के इस तरह की विकेट के ऊपर जो कि स्पिन को बहुत ज़्यादा हेल्प दे रही है, जो कि फास्ट बॉलर के लिए भी कभी नीचे बैठ रही है, कभी बहुत बॉल ऊपर उठ रहा है, तो उस तरह के विकेट ऊपर पहले बैटिंग करना ये भी कुछ ताजुब लगता है थोड़ा सा। अगर हम पहले बॉलिंग करते, उनको थोड़े टोटल में रिस्ट्रिक्ट करते, तो हमारे पास कम से कम एक टारगेट सामने होता। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको टारगेट चेस करते, उनका टेम्परामेंट भी टेस्ट होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा शायद वही पिंडी की विकेट समझ के हमारे सारे यंगस्टर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, और समझ रहे थे कि हर बॉल पे चौका छक्का लगेगा, लेकिन लगा नहीं है। और हारिस से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है। हारिस से वो वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड का हिस्सा थे, सिडनी के अंदर भी उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी 31 रन की इनिंग खेली थी, जिसके अंदर बट अनफॉर्चुनेटली वो 15-20 रन के अपने आप को प्लेयर बनाते चले जा रहे हैं, या 25 से ऊपर नहीं जा रहे, उनकी ब्रैकेट 15 से 30 के दरमियान आके फंस गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही प्रॉब्लम आ रही है हमारे प्लेयर्स के साथ। क्योंकि अब देखें तीसरे मैच के अंदर साइम अयूब ने टाइम लिया, अब बेशक उनका स्ट्राइक रेट उस तरह का नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी इनिंग के साथ उन्होंने खेला ना, ऐसी इनिंग खेल के जिसने हेल्प किया एक बड़े टोटल के लिए बनाने के लिए। हमने 182 तक लेके गए, हालांकि एंड पे बहुत ज़बरदस्त स्लॉक किया हमारे बैटर्स ने, लेकिन साइम अयूब का भी कहीं ना कहीं उसके अंदर किरदार जरूर था, क्योंकि उन्होंने इनिंग एंकर की। हालांकि दूसरे एंड पे विकेट्स गिर रही थी, बाबर भी यही करते हैं, और जब वो इस तरह का एक प्लेयर ऊपर आपको टॉप ऑर्डर मिले जो कि इनिंग को एंकर करे, थोड़ा समझदारी के साथ खेले, तो आपके ऑटोमेटिकली रन। अच्छा, दुनिया सारी में हम, क्योंकि ओबियसली आपके पास प्रेसिडेंट होता है किसी अच्छी टीम का, हमारे पास प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हम इंग्लैंड का खासतौर पर देखते हैं। ये अगर आप इनके लास्ट एक डेकेड की क्रिकेट देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि अगर सीरीज़ जीत चुके हैं तो जूनियर आ जाते हैं, अगर नहीं भी जीते हुए तो आप अगर 4 सीनियर प्लेयर हैं तो एक जूनियर बैटर को डालते हैं, उसको साथ प्रिपेयर करते हैं। हमारी 2 प्रॉब्लम है। एक जो मैंने देखा कि जब हम पहले सीनियर खेल रहे थे तो जूनियर को चांस ही नहीं देते थे, ठीक है, कोलैप्स होते जा रहे हैं, ठीक है, वही खेली जा रहे हैं, वो चांस ही नहीं देते। इवन दो सीरीज़ जीत भी गए हैं तो अपने आप को डगआउट में नहीं बिठा रहे और जूनियर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। बोर्ड ने भी प्रीवियस रिजीम को तंग आके उन्होंने भी एक प्रेशर उनके ऊपर भी था कि ये आखिर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डिफरेंट करें, तो उसी प्रेशर के अंदर आके इन्होंने भी वही हरकत की, इन्होंने सारों को रेस्ट दे दिया कि ये तो रेस्ट चांस नहीं देते, इनको बिठाएं, रेस्ट दें और जूनियर को डालें। अब वो अगेन वही चीज़ है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, जब उसका इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक प्रेशर है वो कभी भी लीग से इक्वलेंट नहीं हो सकता, और ये तमाम लड़के हमने देखा कि कहीं ना कहीं आके उस प्रेशर के अंदर हैम्पर हो गए। और अगर ये वैसे ही PSL होता तो इन्हीं ने इन सबको मारा हुआ है, इससे शायद बेहतर बॉलिंग को मारा हुआ है, लेकिन अगेन
कंडीशन के साथ साथ ये इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है। और मेरा मानना ये कि आपको अब फ्यूचर प्लानिंग के अंदर जब हम बात करते हैं, टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, तो आपको ये स्टेट ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि हमने रीबिल्डिंग करनी कैसे है कि आपने जूनियर को साथ लेके चलना है। आप जूनियर के अंदर आपके बैटिंग के अंदर साइम अयूब आपके तमाम बॉक्सेस को टिक करता है। आपको तो मेरा मानना ये T20 नहीं, इसको तो आप ODI और टेस्ट के अंदर भी डगआउट में बिठा दें, बेशक ना खिलाएं, ताकि वो फील ले। देखिए आप टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हो, आपने अब्दुल्ला शफीक को आइडेंटिफाई किया, उसने डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ था, एक मैच में सेंचुरी की थी, आपने टीम में इंडक्ट कर लिया, चले अच्छा किया, आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, आज वो आपकी टेस्ट की ओपनिंग कमोडिटी बन चुका है और आप उसको ODI और T20 में भी आप कंसीडर कर रहे हो। इसी तरह आपको साइम अयूब को कैरी करना पड़ेगा। हारिस को मेरा ख्याल है अच्छा हो गया कि आपने इतने टाइम से कैरी किया, लेकिन उसके साथ मेरा ख्याल है मेंटल ब्लॉकेज का मसला है, उसको मेंटल काउंसलिंग चाहिए उस लड़के के साथ, उसको बिठाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि दिलेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ उसको कंट्रोल भी करना है, एज पर रिक्वायरमेंट भी खेलना है, जो साइम अयूब ने करके दिखाया। मुझे लग रहा है कि आजम का भी यही मसला है कि जो आप बात कर रहे हैं कि वो भी अपने आप को लीग क्रिकेट तक महदूद करते जा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो एक बड़े टेस्ट क्रिकेटर के बेटे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि घर से भी कुछ ना कुछ सीख के निकलना था, लेकिन जिस किस्म की उनकी फिटनेस है उसके बावजूद अगर वो खेल रहे हैं तो अब उनको दूसरा चांस मिला है पाकिस्तान की तरफ से। अब ये नहीं हो सकता कि वो ये कल को कहें कि मुझे पाकिस्तान की तरफ से चांस नहीं मिला। चांस मिला है, ये जरूर डिबेट हो सकती है कि कम मिला है कि ज्यादा चांस मिला है, बट कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे तो चांस मिलेगा। देखिए ना उनकी, देखिए वो एज ए विकेट कीपर खेल रहे थे, आप ये देखें कि हारिस के होते हुए उनको प्रेफरेंस दी गई कि उनकी जो भी हेल्थ के इशूज़ या उनकी फिजिक के इशूज़ थे, फिटनेस के इशूज़ थे, तो जब आपको प्राइम जॉब, आप विकेट कीपर बैट्समैन थे आप, ठीक है, तो आपको जब वो जॉब दी गई तो एटलीस्ट आपने उसमें तो सबको रॉन्ग प्रूफ करना था। आपने 2-3 कैचेस ड्रॉप किए, स्टंप छोड़ा, कई 1-2 बाउंड्रीज करवाई, शायद वही बाउंड्रीज इतनी क्रूशल होती है, आपका कोई और कीपर होता, हारिस होता, तो आपके रन बचते, आप मैच जीत जाते। तो अगर मेरा मानना यह है कि अगर आजम खान की पूरी दुनिया का स्टेज उसकी उस बच्चे के लिए ओपन है, ठीक है, उसने पावर हिटिंग भी करके दिखा दी, उसने सब कुछ भी खेल दिया, जब आप एक दफ़ा लीग में परफॉर्म करते हो, मेरा मानना यह है कि आपके पास चांसेस होते हैं कि आप इंटरनेशनल में भी कर जाओगे, बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर्फ आपने थोड़ा अपने आप को टेम करना होता है। टेम करने के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ थी उसकी फिटनेस। पहला बेसिक तो आप ठीक करें, आप फंडामेंटली पूरे नहीं कर रहे तो आप कैसे आगे जाएंगे? फिर आप कल को अगर आप आजम को आज खिला देंगे इस फिटनेस के साथ, कल को शजील क्वेश्चन करेगा, कल को और 8-10 लड़के ऐसे आ जाएंगे। पहले जिनका 5-6 साल कैरियर जाया किया जाए फिटनेस के नाम पे, उमर अकमल की एग्जांपल ऐसे ही, वो भी तो इनसे ज्यादा और कहते थे यो टेस्ट नहीं किया, फलाना नहीं किया, फलाना नहीं किया, डमकाना नहीं किया। उस लड़के के 5-6 साल, कभी का उसका डिसिप्लिन नहीं ठीक, कभी का उसका रवैया नहीं ठीक, कभी कहते थे उसकी फिटनेस नहीं ठीक। फिटनेस के ऊपर बड़ी देर बात होती है और डबल स्टैंडर्ड्स फिर हमें नजर आ जाते हैं जब आप आजम खान को खिला रहे हो, आप शजील खान को बाद में खिला रहे हो, तो ये फिर डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, शजील को तब भी खिलाया कि उसके अंदर टैलेंट है, निकाला भी इसी बेस पे कि उसके पास फिटनेस का मसला है। तो अगेन अब आजम को भी चांस दे के और अब अगर बाहर बिठाते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि आपके अंदर जितना मर्जी टैलेंट है, कि आपने सिर्फ बैटिंग तो नहीं करवानी, आपने फील्डिंग भी करवानी है, आपने कीपिंग भी करवानी है, तो आप भाई उसको पहले बेहतर करके आए। अगर फिर भी कोई नहीं करता तो मेरा ख्याल है वो फिर खेलने ही नहीं जाता इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए ना, इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट ए जोक। आप पाकिस्तान के 22-23 करोड़ की आबादी में से 11 लड़के टीम को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राउंड के अंदर। अगर आप उन 11 में आने के लिए कीन हो, आप समझते हो कि आपको आना चाहिए, तो फिर आपको अपनी प्रूफ भी करना है कि आपने साबित करना है कि मैं उसके लिए रेडी हूँ और मैं आप पूरी हार्डवर्क कर रहा हूँ। तो जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें उनकी बैटिंग के हद तक तो चले नज़र आ ही जाता है, ग्लिम्पसेस फील्डिंग में और उनकी कीपिंग में नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि आजम को ये बहुत नेसेसिटी है। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम कंक्लूड करते हुए बात करें तो ओबियसली न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है और हमें यही लगता है कि उनको रेस्ट दिया गया था। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग साइड है उन, तो ज़रूर वो भी आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि कितने चांसेस हैं, कौन कौन से लड़के आपको लगते हैं कि जो इनमें से दोबारा आगे भी कंटिन्यू करेंगे? देखिए 2 से 3 प्रॉस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं, अब जिस तरह बात की जाए तैयब ताहिर की, तैयब ताहिर ने डोमेस्टिक के अंदर 50 ओवर्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन हमने उनको सिर्फ 2 से 3 इनिंग्स की PSL की इनिंग्स के ऊपर T20 में खिला दी है। कभी कभी ऐसे प्लेयर के साथ ज्यादती भी हो जाती है, कभी उनको जल्दी खिला दिया जाए, उनको उनका प्रॉपर फॉर्मेट ना दिया जाए, तो कुछ ऐसे प्लेयर तो मुझे लगता है कि T20 से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। हारिस और आजम के दरमियान होगा कि कौन सा प्लेयर टीम के साथ रहेगा, क्योंकि जब रिजवान ने वापस आना है तो एक प्लेयर ही हम, एक विकेट कीपर ही बैकअप के तौर पर रख सकते हैं। हाँ, तो हारिस पहले से हैं स्क्वाड के अंदर, आजम कोई इम्पैक्ट डाल नहीं सके, तो मुझे लगता है कि शायद आजम फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में आउट हो लेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है
वो भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं हैं। जी अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले शोज़ में पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के बारे से बात करें। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।